दुनिया में वाकई शैतान है। वो हर वक्त हमारे आसपास मंडराता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे दरवाजे हैं, जब वो खुलते हैं तो डरावने सपने हकीकत बन जाते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक परिवार की, जो एक 200 साल पुराने फार्म हाउस में रहने चला आता है। दिखने में ये एक आम पुराना घर लगता है, पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो वहां अकेले नहीं है। कोई है क्या? वहां एक नहीं बल्कि दो प्रेतात्माएं थी। एक सताई हुई प्रेतात्मा ये मेरा घर है, मेरा घर। और दूसरी प्रेतात्मा जो घर के लोगों को डरा रही थी। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है जब किसी का प्यारा सा घर किसी बुरे सपने में बदल जाए। ये कहानी है दक्षिणी आसाम में स्थित एक फार्म हाउस की। लगभग 200 साल पुराना एक फार्म हाउस। 2008 की गर्मियों में एक परिवार यहां रहने चला आता है। अंकित और रोशनी की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों में प्यार हुआ था और फिर उन्होंने झटपट शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों ने अपने लिए एक नया मकान खरीदने का फैसला किया और वो मकान ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें एक बढ़िया मकान मिला। करीब 20 एकड़ जमीन पर और एक काफी बड़ा और पुराना मकान। पर उन्हें यह मकान बहुत ही कम कीमत में मिल गया। उन दोनों को उस मकान से देखते ही प्यार हो गया था। हालांकि मकान मालिक ने उन्हें उस मकान के डरावने अतीत के बारे में सारी बातें बता दी थी। उस मकान का इतिहास बहुत ही पुराना था। उस मकान का ताल्लुक पहले दास प्रथा और प्लांटेशन से था। पर मकान पुराना होने के बावजूद इतना खूबसूरत था कि वो खुद को उसे खरीदने से रोक न सके। उन्हें लगा कि शायद भगवान भी उनकी नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए एक तोहफे के तौर पर यह मकान देना चाहता है। और फिर अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों वहां रहने चले आए। लेकिन ये परिवार ये नहीं जानता था कि वो उस घर में अकेले नहीं है। और यह डरावनी मौजूदगी सिर्फ फार्म हाउस तक सीमित नहीं थी। उसकी मौजूदगी पूरे 20 एकड़ के इलाके में थी। शुरुआती दिनों में उन्हें बड़े घर में आकर काफी अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि हर एक आम इंसान की तरह उनका भी एक सपना था कि उनका अपना एक बड़ा सा घर होगा। और उस मकान को पाकर उनकी सारी हसरतें पूरी हो चुकी थी। पर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। रोशनी को उस घर में आने के बाद कुछ अजीब सा लगने लगा था। उस घर में हमेशा एक अजीब खामोशी रहा करती थी, जो अकेले में बहुत डरावनी लगती थी। और एक दिन उसे लगा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए वो घर के ऊपर के कमरे में चली गई। रोशनी कमरे में यहां वहां देख ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो गया। रोशनी के लिए वो बहुत ही डरावना एहसास था। कोई है क्या? दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं बाहर नहीं आ पा रही। हेलो, कोई बाहर है क्या? रोशनी खुद को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा, पर अंदर से वो जानती थी कि वहां कोई तो था। उस वक्त उसे लगने लगा था कि अपने पीछे मत देखो, बस किसी भी तरह यहां से बाहर निकल जाओ। घर में आने के एक हफ्ते बाद ही अंकित अपने ऑफिस के काम की वजह से देर रात तक बाहर रहते थे। उस दिन रोशनी पहली बार देर रात तक घर में अकेली थी। हालांकि वो गर्मियों के दिन थे, पर घर के अंदर तापमान अचानक से गिरने लगा और रोशनी को ठंड लगने लगी। तभी रोशनी को अचानक से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, तो उसने अंकित को फोन करके वो सारी बात बताई। ले, अभी जो कुछ हुआ उस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं झूमर का बल्ब बदलने की कोशिश कर रही थी कि तभी मुझे घर में किसी के चलने की आवाज आई। मैं क्या करूं? पर अंकित ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मकान इतना पुराना है कि घर में ऐसी आवाजें आना आम बात है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर डर के मारे रोशनी ने घर से बाहर जाने का फैसला किया। पर अगले कुछ हफ्तों के दौरान रोशनी ने अपने आप को फिर से समझाने की कोशिश की कि शायद ये उसका बस वहम था, और वो फिर घर लौट आई। हालांकि उसे उस घर से प्यार हुआ था। उस घर में वो हमेशा रहना चाहती थी। वो उस मकान को पाकर खुश थी। वो हमेशा जैसा मकान चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ही मकान था। और फिर तब रोशनी को घर के बाहर से आती हुई कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। कोई आवाज आ रही है।
आखिरकार रोशनी अकेले उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती चली जा रही थी और उसकी रफ्तार भी तेज होती गई। अंधेरा इतना ज्यादा था कि वो बाहर कुछ देख नहीं पा रही थी और इसीलिए रोशनी को दरवाजा खोलना पड़ा। वहां कुछ तो था जो अचानक से घर के अंदर आया और रोशनी पर जोर से चिल्लाया। ये मेरा घर है, मेरा घर है, ये मेरा घर। रोशनी ने उसे करीब से देखा था। उसकी आंखों में बहुत खौफ नजर आ रहा था। उस हादसे से रोशनी बहुत घबरा गई, पर अंकित को बताए बिना ही रोशनी ने खुद इस मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। जब उसने घर के बारे में आसपास से जानकारी निकाली तो उसे एक स्थानीय लाइब्रेरी में उस मकान के कुछ पुराने कागजात मिले, जिनके मुताबिक यह मकान उस जमाने का था जब इंसानों को गुलाम बनाया जाता था। जब रोशनी ने उस मकान के बारे में और जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि उस मकान में एक इंसानी गुलाम रहा करता था, जिसने उस वक्त काफी बुरे हालातों का सामना किया था। पर रोशनी जान चुकी थी कि वहां जो कोई भी है वो चाहता है कि अंकित और रोशनी उस घर को छोड़ दे। रोशनी ने अंकित को उस घर के बारे में सारी बातें बताने का फैसला किया, पर अंकित ने यह बात मानने से इनकार कर दिया कि वो घर भूतिया है। रोशनी अंकित को काफी समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अंकित उसकी बात मानने को राजी नहीं था। जिस भूत ने रोशनी को डराया था, अब वो उसके बारे में कुछ जान गई थी। शायद वो घर उसे कुछ बताना चाहता था, पर रोशनी इस बात से अनजान थी कि यह मामला उससे कई ज्यादा डरावना और पेचीदा है। उसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन रोशनी को घर के अंदर बहुत ही घटिया बदबू आने लगी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। वो बदबू जैसे मौत का एहसास दे रही थी। अब रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो भूत उसे आखिर क्या बताना चाहता था। शायद वो बताना चाहता था कि इस घर से निकल जाओ, यहां कोई और भी खतरनाक रूह रहती है। पर रोशनी की रोज रोज की बातों से अंकित परेशान हो चुका था और इस वजह से अंकित रोशनी से बहुत कम बात करता था। इस व्यवहार की वजह से रोशनी काफी अकेलापन महसूस करती थी। उसके मन में घर के बारे में डर बैठ चुका था। और फिर कुछ ही दिनों में रोशनी को एहसास हुआ कि उस घर में एक नहीं बल्कि दो बुरी ताकतें हैं जो आपस में ही लड़ रही थी, और उसका परिवार उन दो ताकतों के बीच फंस चुका था। पर दूसरी शैतानी ताकत के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अभी तक सिर्फ रोशनी को यकीन था कि इस घर पर भूत का साया है, पर अंकित को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। ऐसे ही एक रात रसोई में आने के दौरान अंकित को कुछ तो हो गया था, और अगले कुछ हफ्तों के दौरान अंकित का गुस्सा बढ़ता चला गया, जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। उसकी आवाज बदल गई थी और आंखें नीली हो गई थी। अंकित अब रोशनी से बहुत ही अजीब तरह से पेश आने लगा था। वो बात बात पर उस पर गुस्सा होने लगता था। इससे पहले अंकित ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। रोशनी के लिए वो सब बहुत डरावना था, और शायद तब रोशनी को समझ आया कि उस घर में जो कोई भी था वो अंकित पर हावी हो चुका था, और दिन ब दिन वो ज्यादा ताकतवर हो रहा था। पर एक रात उसने ऐसा कुछ देखा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वो एक काली परछाई वाले शख्स की शक्ल में एक शैतान था। वो दिखने में बिल्कुल किसी इंसान के जैसी थी, पर वो काली थी, और डर इस बात का था कि उस परछाई को भी अब पता चल गया था कि रोशनी ने उसे देख लिया है। और इस बात से रोशनी काफी डर गई थी, पर फिर भी उसने ये बात किसी को नहीं बताई। पिछले कई महीनों से रोशनी अपने फार्म हाउस में प्रेतात्माओं की मौजूदगी महसूस कर रही थी, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर शैतान घर में सबसे कमजोर इंसान को अपने चंगुल में जकड़ सकता था। उस घर में जो भी बुरी शक्ति थी वो रोशनी का मनोबल तोड़ना चाहता था। रोशनी एक प्रेतात्मा के बारे में तो जान चुकी थी, वो किसी गुलाम की आत्मा है, पर शैतान मालूम होती एक दूसरी प्रेतात्मा के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, और उसी प्रेतात्मा ने अंकित पर अपनी पकड़ बना ली थी। रोशनी समझ चुकी थी कि उसने जिस इंसान से प्यार किया था ये वो नहीं था। उसे हर बार इस बात का डर लगा रहता था
कि जो नजर नहीं आ रहा उसे कैसे मुकाबला किया जाए। पर उस घर के बारे में शैतान की कुछ अलग ही डरावनी योजना थी और उस शैतान की शैतानी हरकतें भी बढ़ती चली जा रही थी। एक रात जब रोशनी को फिर से घर के ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। क्या यहाँ कोई है? डर की वजह से उसकी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और तभी किसी ने उसे सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। उसने सीढ़ियों पर देखा पर वहां कोई नहीं था। वो अब बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जानती थी कि कोई चीज उसके बेहद ज्यादा नजदीक थी, क्योंकि उसने अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस किए थे। और तभी अंकित अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि रोशनी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी है। और अगले ही पल अंकित अपने पुराने रूप में आ गए। जब अंकित ने रोशनी को इतना डरा हुआ देखा, तब जाकर अंकित को रोशनी की बात पर यकीन होने लगा। और इस हादसे के बाद रोशनी और अंकित ने मिलकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को घर बुलाने का फैसला किया। रोशनी ने अपने एक दोस्त को इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए अपने घर बुलाया। कुछ हफ्ते बाद जब अंकित काम पर गए थे तो उसकी दोस्त अपने टीम के साथ घर पहुंची और उसने वहां की प्रेतात्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। कोई यहाँ है? अगर तुम यहाँ हो तो सबूत दो। तुम क्या कर सकते हो? और तभी सामने वाले दरवाजों को अपने आप खुलते हुए देख उन्हें बड़ी हैरानी हुई। लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि उनका सामना किसी दमदार शैतान से था। रोशनी ने अपनी दोस्त को उस गुलाम की आत्मा और उस घर के बारे में सारी बातें बता दी थी। इंसान जिस भूत को अच्छा कहता है और जिस भूत को बुरा कहता है, उन दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। करीब करीब 12 घंटे छानबीन करने के बाद रोशनी की दोस्त को घर में किसी प्रेतात्मा होने पर यकीन हो गया और उन्हें लगने लगा कि इस घर में कोई शैतानी प्रेतात्मा अपना डेरा डाले हुए है। शायद वो उस गुलाम की आत्मा को समझ गई थी, पर दूसरी प्रेतात्मा को अब तक समझ नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि यह ताकतें बेहद खतरनाक होती है और अगर वो सच में कोई शैतानी प्रेतात्मा है तो उससे जवाब पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो यहां क्यों है ये कभी भी नहीं बताएगी और न ही वो तुम्हारे परिवार के साथ क्या करना चाहती है ये भी नहीं बताएगी। वो जानती थी कि ये कोई आम प्रेतात्मा नहीं है, ये एक शैतान है। और इसी कारण रोशनी के दोस्त ने उसे वो घर और उस शैतान को अकेले छोड़ देने की सलाह दी और वो वहां से चली गई। जबकि रोशनी को वो घर बेहद पसंद था और वो उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। अपनी दोस्त की सलाह के बाद भी रोशनी ने उस घर को छोड़ा नहीं। पर रोशनी ने अब तक अंकित को उसकी दोस्त ने दी सलाह के बारे में बताया नहीं था। और एक रात रोशनी ने एक अजीब सी आवाज सुनी। रोशनी जान चुकी थी कि यह कोई सामान्य व्यक्ति की आवाज नहीं है। ये जरूर उस शैतान की आवाज है और बीच रात उस शैतानी रूह ने उन पर हमला कर दिया था। अब ये प्रेतात्मा सिर्फ अपने होने का सबूत नहीं दे रही थी, बल्कि अब ये उन पर किसी न किसी तरह से हमला करने लगी थी। बीच रात दरवाजों खिड़कियों पर दस्तक देने लगी थी और इन रोज रोज की घटनाओं के चलते अंकित और रोशनी के सब्र का बांध टूटता चला जा रहा था। उन्हें किसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और आखिरकार वो उसी रात उस घर को छोड़कर वहां से चले गए। जब वो दोनों घर छोड़कर जा रहे थे तो वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने मुड़कर भी उस घर की तरफ नहीं देखा। उस पुराने मकान में जो कुछ भी हुआ था उसकी यादें और निशानियां उन्हें आज भी डराती है। रोशनी जानती थी कि कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, पर भूत प्रेत आत्माएं होती है। वो हर वक्त हमारे आसपास होती है। 200 साल पुराना वो मकान आज भी मौजूद है, पर अब वहां कोई नहीं रहता। सुहानी को शहर आते आते काफी रात हो गई थी। कई देर से वो रात गुजारने के लिए एक होटल ढूंढ रही थी, पर आसपास दूर दूर तक कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। बस दूर तक जाती एक सुनसान सड़क
और गहरा होता अंधेरा सुहानी के डर में इजाफा कर रहा था। वैसे तो उसे काम की वजह से कई बार देर रात तक बाहर घूमना पड़ता था, पर यह जगह कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ होकर भी यहां कुछ नहीं है, सब शांत और डरावना। और तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो लड़की? अचानक से उस आवाज को सुनकर सुहानी डर गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उसने आसपास देखा था तो आसपास कोई भी नहीं था, और अब अचानक से ये बूढ़ी औरत कहां से आ गई? सुहानी ने अपना सामान संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं यहां रात गुजारने के लिए एक होटल ढूंढ रही थी, अभी अभी गाड़ी से उतरी हूं। बहुत देर कर दिया आने में, और वैसे भी कोई लड़की इतनी रात को बाहर घूमती अच्छी दिखाई नहीं देती। सुहानी को बुढ़िया की वो बात थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी उसने जवाब दिया, जी बीच रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी, अब तो यहां आते आते अंधेरा हो गया। वो औरत सुहानी के साथ साथ चल रही थी। तुम्हें एतराज न हो, यही पास ही में मेरा घर है, चाहो तो आज रात तुम वहां रुक सकती हो, सुबह होते ही तुम चाहो तो वहां से जा सकती हो। सुहानी कुछ देर तक बिना कुछ कहे बस चलती रही। वो बुढ़िया भी जैसे उसके साथ ही आई हो ऐसे ही उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर उसने सोचा कि चलकर देखते हैं, अगर कुछ अजीब लगा तो बिना रुके वापस निकल जाऊंगी, और वैसे भी आसपास कोई होटल नजर नहीं आ रहा था, और फिर इतनी रात अकेले बाहर घूमना खतरे से खाली भी नहीं था। तो सुहानी ने उस बूढ़ी औरत के घर जाने का फैसला किया। बस कुछ ही मिनट में सुहानी बुढ़िया के घर पर पहुंच गई थी। उस बुढ़िया के घर में जाते ही सामने 3 कमरे थे, पर बीच वाले एक कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस पर कुछ निशान भी बने हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उस दरवाजे को किसी ने खोला न हो। उस बुढ़िया ने सुहानी को रात गुजारने के लिए उन्हीं 3 कमरों में से बाजू वाला एक कमरा रहने के लिए दिया था, पर बुढ़िया बार बार उस बंद दरवाजे की ओर देख रही थी और किसी को चुप रहने का इशारा कर रही थी, मानो कोई वहां से उसके साथ बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी और बुढ़िया के अलावा उस कमरे में और भी कोई है। सुहानी जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई तो उसने झट से अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसे बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसका ध्यान उस कमरे की खिड़की के बाहर गया। देखा तो वहां से थोड़ी ही दूर पर एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। सुहानी को यह थोड़ा अजीब लगा। अभी अभी वो रास्ते से चलकर घर आई थी, पर उसे वहां कहीं भी कोई कब्रिस्तान दिखाई नहीं पड़ा था। सुहानी को फिर से वो हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, तो उसने झट से वो खिड़की बंद कर दी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। थकावट की वजह से वो लेटते ही सो गई। अब सुहानी शायद बहुत गहरी नींद में थी, पर उसके कमरे में कोई तो था जो उसके पैरों को छू रहा था, उसके बदन को छू रहा था, उसके गालों को सहला रहा था। उस अनजान छुअन से उसकी नींद टूट गई, और तभी उसे बाहर के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसके आसपास आपस में बात कर रहा था। उसने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी। उसका ध्यान अपने कपड़ों और पैरों की ओर गया, उन पर भी मिट्टी सी लगी हुई थी। उसे कुछ खतरा सा महसूस होने लगा, तो उसने आहिस्ते से कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से बाहर झांक कर देखा, पर देखा कि वो बुढ़िया तो चुपचाप सो रही थी। उसे लगा शायद उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। देर तक रास्ते से चलने की वजह से मिट्टी धूल बदन और कपड़ों पर जम गई होगी, और वैसे भी घर में आने के बाद उसने आईने में देखा ही नहीं था। उस मिट्टी को झटक कर साफ कर सुहानी फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। दूसरे दिन सुबह सुहानी ने उस बूढ़ी औरत को घर छोड़ने के बारे में कहा,
तो वो बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को वापस आऊँगी और मेरा घर वैसे भी हमेशा खुला ही रहता है। इस घर में चुराने लायक कुछ भी नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। और इतना कहकर वो बुढ़िया घर से बाहर चली गई। बुढ़िया की बात सुनकर सुहानी ने सोचा कि अपने रूम से जरूरी सामान लेकर होटल ढूंढना बेहतर होगा। अगर कहीं इंतजाम ना हुआ तो वापस आने में तकलीफ नहीं होगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। सुहानी दोपहर तक अपना ऑफिस का काम खत्म कर होटल ढूंढने निकल गई। हैरानी की बात यह थी कि वो देर रात तक होटल ढूंढती रही, पर उसे किसी भी होटल में कोई भी कमरा खाली नहीं मिला। और जब बहुत रात होने को आई तब वो बाहर से ही खाना खाकर उस बुढ़िया के घर की ओर चलने लगी। बहुत रात हो चुकी थी। उसने बुढ़िया के घर का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा, पर बुढ़िया अभी तक घर वापस नहीं आई थी। सुहानी को उस घर में कदम रखते ही बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। और तभी सुहानी का ध्यान उस बंद दरवाजे की तरफ गया और उसे बुढ़िया की सुबह की वो बात याद आ गई। बुढ़िया ने तो कहा था कि वो कभी भी अपने घर को बंद नहीं रखती, हमेशा खुला ही छोड़कर बाहर जाती है। फिर सिर्फ इसी दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? वो उस दरवाजे, उस ताले की तरफ ध्यान से देख रही थी। काफी देर से सुहानी किसी पुतले की तरह खड़ी उस दरवाजे की ओर देखते ही चली जा रही थी। उसकी नजर को जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। उसे लगा जैसे अंदर कोई है जो उसे अंदर बुला रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से बुढ़िया घर में घुस आई। क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। बुढ़िया के चिल्लाने की वजह से सुहानी डर गई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। तब उसे महसूस हुआ कि वो काफी देर से उस दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देखा तो उसका सब सामान वैसा का वैसा पड़ा था जैसे वो घर से जाते वक्त छोड़ गई थी। पर जब उसने आईने की तरफ देखा तो वहां एक लाल रंग का शादी का जोड़ा लटका हुआ था। और तभी उसे कमरे के बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सुहानी का ध्यान फिर से खिड़की की तरफ गया। फिर वही कब्रिस्तान उसे नजर आने लगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब आसपास की सब चीजों से डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा और किस तरह इस जगह से निकल जाऊं। उसने कुछ भी कर वहां से भागने का मन बना लिया। तभी सुहानी को बाहर से फिर से किसी की आवाज सुनाई देने लगी और फिर उसे यकीन हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कल रात जब उसे ऐसे ही किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी थी तो उसे वहम समझकर उसने टाल दिया था, पर अब तो वो नींद में भी नहीं थी और आज फिर से वैसे ही आवाज उसे सुनाई दे रही थी। बुढ़िया तो अकेली यहां रहती है, फिर ये रात को किसकी आवाज सुनाई देती है? सुहानी अब डर के मारे कांप रही थी। उसने फिर धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा तो बुढ़िया शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी और किसी से बात कर रही थी, पर उसके सामने कोई भी नहीं था। सुहानी ने आईने की ओर देखा, अब वहां कोई भी शादी का जोड़ा नहीं था। वो देख सुहानी के बदन से जैसे बिजली से दौड़ गई। सुहानी ने सोचा कि उसे अभी के अभी इस जगह से निकलना होगा। उसने फट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। सामान समेटने ही लगी थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो डर के मारे उछल पड़ी। उसके होंठ कांप रहे थे, मुंह से आवाज तक निकलना मुश्किल लग रहा था। वो आहिस्ते से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजे पर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, पर बाहर सब शांत था। और फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। देखा तो बुढ़िया उसी लाल शादी के जोड़े में बाहर खड़ी थी और उस बुढ़िया ने सुहानी को देखते ही बोला, तुम अभी यहां से नहीं जा सकती। और बुढ़िया की वो बात सुनकर सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे कैसे पता चला कि मैं यहां से बाहर जाने वाली हूं? उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
उस कमरे को एक खिड़की तो थी, पर उस खिड़की को लगकर ही एक कब्रिस्तान था। खिड़की का रास्ता सीधे कब्रिस्तान से होकर गुजरता था और ये वही जगह थी जहां से उसे कल रात किसी के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। सुहानी अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, पर वो शहर से इतनी दूर थी कि कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता था। वो भागने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी बुढ़िया झट से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और कमरे के अंदर आते ही उसने सुहानी को चुप रहने का इशारा किया। सुहानी चुपचाप उसकी ओर देखती रही। बुढ़िया अब भी वो लाल शादी का जोड़ा पहने हुई थी। डर की वजह से सुहानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बहुत देर बाद बुढ़िया सुहानी के पास गई। सुहानी को बिस्तर पर बिठाकर बुढ़िया उसके पास बैठ गई और बुढ़िया ने कहा, सुनो, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा धीरज रखो। मैं तुम्हें बताती हूं कि ये आखिर क्या है। वो किसकी हंसने की आवाज थी जो तुम्हें रात को सुनाई दे रही थी? कल रात को कौन तुम्हारे कमरे में था? कौन था जो तुम्हें छू रहा था? और वो कौन है जो तुम्हें पाना चाहता है? वो और कोई नहीं, मेरा बेटा है। वो आज भी उस बंद कमरे में रहता है। मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाऊंगी। सुहानी ने उस बुढ़िया से पूछा कि फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है और आप ये शादी का लाल रंग का जोड़ा पहनकर बाहर क्यों बैठी थी? बेटी, कुछ साल पहले की बात है। मेरे बेटे को कुछ बुरे इंसानों की संगत लग गई थी। काफी समझाने पर भी वो उन्हें अपना दोस्त मानता रहा। वो सब बुरे लोग थे जो रात रात इस कब्रिस्तान में पड़े रहते थे, काला जादू किया करते थे। काली शक्तियों को पाने के लिए बीच रात को कब्रिस्तान में जाकर तंत्र मंत्र किया करते थे। और फिर एक दिन ये सब खत्म हो गया। मुझे लगा कि अगर इसकी शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा। घर की जिम्मेदारी पड़ने पर कुछ काम धंधा करने लगेगा, उन बुरे इंसानों से दूर रहने लगेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैंने मेरे बेटे की शादी तो कर दी और शादी के कुछ ही दिनों बाद वो अमावस की रात आई। उस रात मेरे बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काला जादू करने का फैसला किया और काली शक्तियों को पाने के लिए उसने अपनी ही पत्नी की बलि देने का निर्णय लिया। वो रात अमावस की काली अंधेरी रात थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन इंसानों ने बीच रात चुपचाप मेरी बहू को बेहोश कर दिया और फिर उतनी ही शांति से वो उसे कब्रिस्तान लेकर गए। पर न जाने कैसे बीच रात मेरी आंख खुल गई। तब मैंने देखा कि बीच के कमरे का दरवाजा खुला था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने बाहर से ही अपने बेटे और बहू को बहुत आवाज दी, पर किसी ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। और दूसरे ही पल एक बात को सोचकर मेरे बदन से बिजली दौड़ गई। मैं समझ गई थी ये कमीने लोग उस गरीब लड़की को जरूर कब्रिस्तान लेकर गए होंगे। मैं दौड़कर कब्रिस्तान की ओर गई। मैंने देखा कि ये सब उसे मारने ही वाले थे कि मैंने उस लड़के को वहां से खींच लिया। मेरा लड़का तो पागल हो चला था। मेरी उस हरकत से वो और पागल जैसे चिल्लाने लगा और उसने मुझ पर ही हाथ उठाया। और फिर मैं समझ गई कि वो मेरा बेटा नहीं है। शैतान ने उसे अपने काबू में कर लिया है। तभी वहां खड़ी एक औरत ने कहा, तुम सब पागल हो, तुम्हें उस औरत को उठाकर नहीं लाना चाहिए था। शैतान को खुश करने का सबसे पहला नियम यह है कि शिकार खुद चलकर बलि की जगह तक आना चाहिए
और ऐसा कहते ही मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गई थी कि वो अब क्या सोच रहा है। मैंने कुछ नहीं सोचा, वही पड़ा एक हथियार उठाकर अपने बेटे के सीने में उतार दिया। वो देखते ही उसके सारे बुरे दोस्त वहां से भाग गए, पर मैं अकेली औरत क्या करती। आखिरकार मैं भी एक माँ थी। मैं अपने बेटे की लाश को घर लेकर आई और उसे उसी के कमरे में दफना दिया। दूसरे दिन जब उस लड़की को होश आया तो मैंने उसे हिफाजत से उसके घर भेज दिया। उसके बाद मैंने इस घर में किसी को आने नहीं दिया। इसके बाद भी मेरा बेटा मुझसे बातें किया करता था। मुझे लगा था कि वो वहम है, पर तुम्हारे घर में आने के बाद कल रात जब उसने मेरे पास आकर कहा कि मुझे ये लड़की चाहिए, कुछ भी करो पर इसे मेरे कमरे में भेज दो, तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन मेरा बेटा तो मर गया था, पर उसके अंदर का शैतान आज भी जिंदा है। और आज जब तुम्हें मैंने उसके कमरे की ओर देखते हुए देखा, तब मैंने देखा कि वो तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। मैं जानती थी कि वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, और इसीलिए मैं उसे गुमराह करने के लिए वो शादी का जोड़ा पहनकर बाहर बैठी थी, ताकि वो तुम्हारे पास ना आ सके। और बुढ़िया की बात खत्म हो ही रही थी कि हम दोनों को बाहर से फिर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। बुढ़िया, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तू उस लड़की को कब्रिस्तान से बचा सकती है तो तू इस लड़की को मेरे लिए कैसे छोड़ सकती है? और इसीलिए मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर रखा है। अब बस उस वक्त का इंतजार है जब ये काली घटाए चांद को अपनी बाहों में समा लेगी, पूरी तरह से घेर लेगी। अंधेरा और घना और काला होता जाएगा। उस वक्त मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकती। बुढ़िया जानती थी कि ये आवाज बाहर से उस बंद कमरे से आ रही है। सुहानी को लग रहा था कि किसी भी वक्त उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। बुढ़िया दरवाजे की ओर भागी, पर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। और फिर बुढ़िया ने सुहानी को वहां से जल्द भागने को कहा। अब वहां से निकलने का बस एक ही रास्ता था, और वो ये कि उसे खिड़की से उतरकर कब्रिस्तान से बीच से होकर भागना होगा। बुढ़िया ने सुहानी का बैग उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर से शैतान की आवाज आ रही थी। सुहानी की हालत खराब होती जा रही थी। बुढ़िया ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम भाग जाओ, मैं उसे यहां रोकती हूं। इससे पहले भी मैंने उस शैतान को हराया है। तुम जल्दी से निकल जाओ यहां से। अगर कहीं घने बादलों ने चांद को घेर लिया तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। सुहानी बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़िया से गले मिलकर जल्दी से खिड़की से बाहर उतरकर रास्ते की ओर भागने लगी। एक नजर उसने ऊपर देखा तो काले घने बादल चांद की ओर बढ़ ही रहे थे। वो देख सुहानी अंधाधुंध भागने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से जिंदा बचकर निकल गई है। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़िया उसे देख हंस रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा कि बुढ़िया हंस क्यों रही है, और फिर वो एक जगह रुक गई। वो अब कब्रिस्तान के बीचों बीच थी। वो बुढ़िया अचानक से खिड़की से कहीं गायब हो गई, और तब सुहानी को एहसास हुआ कि वो बुढ़िया नहीं थी, वो शैतान था। ये शैतान की ही चाल थी
वो सुहानी को कब्रिस्तान के बीचों बीच लाना चाहता था। और तब सुहानी ने आसमान की तरफ देखा। काले घने बादल आसमान में चांद को घेरते चले जा रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। और फिर जब सुहानी का ध्यान सामने गया तो देखा कि सामने वही बुढ़िया खड़ी थी और वो सुहानी पर हंस रही थी। वहां कोई और भी था जो उसके साथ हंस रहा था। पागल लड़की, शायद तूने कहानी ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना, शैतान को अगर खुश करना है तो शिकार खुद चलकर बलि की जगह तक आना चाहिए। और अब तुम सही जगह पर हो। और वो बंद दरवाजा आज से खुलने वाला है। मेरा बेटा आज से हमेशा के लिए आजाद है। और मैंने अपने बेटे को नहीं मारा था, उस लड़की ने मारा था। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर उस लड़की से अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। और फिर सुहानी का ध्यान ऊपर आसमान की ओर गया। अब चांद पूरी तरह से काले बादलों से घिरा हुआ था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. क्या कभी आपने कब्रिस्तान से होकर सफर किया है? क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी तारीख है जिस तारीख पर अगर अमावस की रात हो तो उस रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरना तो क्या, पर कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। काफी रात हो चुकी थी। मां की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बुखार भी तेज होता चला जा रहा था। मां 2-3 दिन से बस घरेलू नुस्खे आजमा रही थी, पर फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मां को दूसरे गांव के अस्पताल में ले जाने को कोई वाहन नहीं था और मेरी मां की तबीयत इतनी खराब थी कि उसे पैदल अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था। मां की तबीयत अब हद से ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। मां को अगर अस्पताल न ले जाया गया तो शायद उनकी मौत भी हो सकती थी। और तब मैंने खुद अकेले दूसरे गांव जाकर डॉक्टर को लाने का फैसला किया, पर मां इतनी रात को मुझे घर से बाहर जाने नहीं दे रही थी। मां राजी नहीं थी कि इस अमावस की रात मैं कहीं घर के बाहर जाऊं। मां को मैंने समझाया, मां आप चिंता ना करो, मैं खुद पास के गांव से डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आता हूं। बेटा, कितनी भी जल्दी जाने की कोशिश करोगे तो भी 2-3 घंटे लग ही जाएंगे तुम्हें। और फिर किसे मालूम डॉक्टर है भी या नहीं। अरे मां, मैं यूं गया और यूं वापस आया। बेटा, कहीं तुम उस कब्रिस्तान के रास्ते से जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मां जानती थी कि एक वही रास्ता है जहां से आधे घंटे में पास के गांव जाना मुमकिन है, पर जैसे मैंने उस रास्ते के बारे में कहा, मां बहुत डर गई। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। नहीं बेटा, तुम उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाओगे। मैंने मां को बहुत समझाया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका मानना था कि अगर 13 तारीख को अमावस की रात आ जाए तो उस रात घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। हमारे यहां 13 तारीख को बहुत बुरा माना जाता है और उसी दिन अगर अमावस आ जाए तो यह सबसे बुरा दिन होता है। कहते हैं कि इस दिन बुरी आत्माएं, बुरी ताकतें बहुत ताकतवर हो जाती है। पर मैं जानता था कि अगर मैं अभी के अभी अस्पताल नहीं गया तो मां की जान भी जा सकती थी। आखिरकार मैंने गांव के सड़क के रास्ते से जाने के लिए मां को मना लिया। मां तो उस रास्ते से भी जाने से इनकार कर रही थी, पर जैसे तैसे मैंने मां को मना लिया और फिर मां को वादा कर मैं घर से निकल पड़ा। पर मैं जानता था कि सड़क के रास्ते से जाकर आने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, बहुत देर हो सकती है।
और फिर घर पर भी कोई नहीं है, तो मैं घर से कुछ सामान लेकर निकल पड़ा। पर जैसे ही गांव के बाहर आया, अंधेरा और घना लगने लगा। मैंने टॉर्च जलाई और टॉर्च के उजालों को रास्ते पर दूर तक फेंककर एक नज़र दौड़ाई। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर कान जैसे अचानक से तेज हो गए हो। बारीक से बारीक आहट भी सुनाई पड़ रही थी। मैं सड़क का रास्ता छोड़ दाईं तरफ से कब्रिस्तान के रास्ते पर मुड़ गया। रास्ते भर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस मेरे ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा। एक पल तो लगा कि मैं कहीं पागल तो नहीं, जो इतनी अंधेरी रात ऐसे सुनसान रास्ते से अकेले ही जा रहा हूं। गांव वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, बस कब्रिस्तान को पार कर एक पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरना था और सामने ही गांव था। पर सड़क का रास्ता पहाड़ को घूम कर जाता था, जो कि 1.5-2 घंटे का रास्ता था। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मेरे सामने ही कब्रिस्तान था। मैंने इधर उधर देखकर कब्रिस्तान का गेट खोल दिया। और कुछ देर मैं इधर उधर देखने लगा और फिर माँ का ख्याल आया, तो मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई और फिर मैं बिना सोचे उस कब्रिस्तान के बीच में से चलने लगा। मैं टॉर्च को यहाँ वहाँ घुमाकर देख रहा था कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। बहुत ही डरावना माहौल था। कहीं किसी कब्र पर फूल रखे थे, कहीं मोमबत्तियाँ पिघलकर कब्र पर ही जम गई थी। पुरानी कब्रें टूट गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से कोई उसमें से निकलकर बाहर ना आ जाए। पेड़ इतने बड़े बड़े थे कि ऐसा लग रहा था मानो कोई उनमें छुपकर मुझे देख रहा हो। मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। और तभी मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है? पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे पसीना छूटने लगा। मैं फिर से आगे बढ़ने लगा। अब मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया था। मुझे फिर से किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। मानो मेरे कदमों के साथ ही कोई अपने कदम रख रहा हो। मेरे रुकते ही आवाज भी रुक जाती थी। हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। उस आहट को सुन मेरा गला तो जैसे सूख गया था। मैं फिर से चलने लगा और फिर से वही कदमों की आवाज आने लगी और मैं फिर रुक गया। कौन है? कौन है पीछे? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने एक हाथ से अपने चेहरे का पसीना पोंछ लिया। कुछ देर वहीं खड़ा रहकर सोचने लगा कि अब क्या करना है। तो मैंने अपने मन में निर्णय लिया कि जितना तेज हो सके दौड़कर इस कब्रिस्तान को पार करना होगा। और अगले ही पल मैं जोर से दौड़ने लगा। दौड़ने में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। छपाक छपाक कर बस पैरों की आवाज ही आ रही थी। मेरे हाथ पांव जैसे ठंडे पड़ चुके थे। मैं जोरों से दौड़ ही रहा था कि मेरा पैर किसी चीज में फंस गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कब्रिस्तान का दरवाजा अब सामने ही था, पर मैं उठने की कोशिश करने लगा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ रखा हो। कौन है? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। और फिर पैरों को जोर से झटका देकर मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। आखिरकार मैं अब कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे के बाहर था। मैं दौड़ते दौड़ते काफी थक गया था, इसीलिए मैं दरवाजे के बाहर ही रुक गया और मैंने राहत की सांस ली। सब जैसे अचानक रुक गया हो, इतना शांत लगने लगा था। अब मैंने उस चुड़ैल या भूत, वो जो भी था, उससे पीछा छुड़ा लिया था। मैंने अपने आप को शांत किया, सिर का पसीना पोंछा और पीछे मुड़कर कब्रिस्तान की ओर देखा। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था
ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बदन से धीरे धीरे जान निकल रही हो। हाथ पांव कमजोर लगने लगे हैं। उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूं। आंखें बंद होती मालूम पड़ रही है। शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला जा रहा है। मुझे मेरी माँ की बात याद आ रही है। बेटा, उस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। वादा करो तुम उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाओगे। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। कोई मुझे मेरी माँ के पास लेकर चले जाओ। मेरी आंखें बंद हो रही है। सांस रुक रही है। रुक गई शायद। शाम होने को थी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। जो लोग ऑफिस से दूर रहते थे वो जल्दी जल्दी निकल गए, और जो लोग इसी गांव में या फिर आसपास की गांव में रहते थे वो नरेंद्र बाबू को देखकर रुक गए। धीरे धीरे शाम बीत गई। नरेंद्र बाबू जो कि ऑफिस से कुछ दूर ही रहते थे, वो भी बारिश की वजह से अपने काम में गड़े थे। कुछ लोग उठने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय एक सज्जन ने अनुरोध किया, नरेंद्र जी, बहुत दिन हो गए, कोई कहानी नहीं सुनी। आज तो माहौल भी है, कोई कहानी हो जाए। नरेंद्र बाबू को वैसे ही ऑफिस में कहानीबाज कहा जाता था, तो वो झट से राजी हो गए। श्रोतागण कान लगाकर उनके आसपास जम गए और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। देखो, हमारे गांव से गंगा काफी दूर है। पगडंडी से 5-1 मील होगी। इसी गंगा के किनारे 4-5 गांव का एक शमशान है। निकट ही नदी के तट पर एक बीहड़ जंगल भी था। शमशान के पास ही इस जंगल के होने से लोगों को बड़ा सुविधा होता था। लकड़ी की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जरूरत के मुताबिक लोग काट लाते थे। देहात में किसी के मरने पर लकड़ी की चिंता बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। गांव से श्मशान तक लकड़ी ढोकर ले जाना मजाक नहीं है। शहरी शमशानों की बात थोड़ी अलग है। मतलब पैसे देने से चिता के पास ही लकड़ी मिल जाती है। एक मुठ सनई जलाइए, बस पलक मारते शरीर भस्म कर देने वाली आग तैयार हो जाएगी। कच्ची जंगली लकड़ी की एक और मुसीबत यह है कि आग जलाने में कलेजा मुंह तक आ जाता है। हमारे घर में एक लड़का था, नाम था भोला। जैसा निडर और साहसी था, शरीर वैसा ही मजबूत था। कुछ दिनों से भोला अड्डे में नहीं दिखाई पड़ता था। सुना उसकी नानी बहुत बीमार थी। एक दिन रात को हम अपने अपने घर में सोने गए कि अचानक मुरझाया चेहरा लेकर भोला हाजिर हुआ। समझने में देर नहीं लगी कि उसकी नानी चल बसी है। भोला बोला, टोले के सभी लोग कह रहे हैं कि बुढ़िया की लाश को बासी बनाने की जरूरत नहीं, आज रात को ही दाह संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। लोग तो कहकर किनारे हो गए। अब इस रात 5 मील तय करके मंजिल तक जाने के लिए आदमी कहां से मिले? दल के लोगों की शरण में आना पड़ा। घर घर घूमकर 4 को जमा किया। भोला और हम 5 उसी गहरी रात को रवाना हुए। उजेला पक्ष होने पर भी आसमान में बादल थे। रास्ता साफ दिखाई पड़ता था। शमशान में लोगों के आराम के लिए एक घर था, पर छोटा सा था, और आने जाने के लिए एक दरवाजा भी था। दरवाजा कहां से ही, मगर उसमें किवाड़ नहीं था। शायद कभी रहा होगा। जरूरत पड़ने पर किसी ने उसको चीर कर काम चलाया था। जलाने की जगह के दरवाजे की ऐसी परिणति अस्वाभाविक नहीं है। यह बात मजे में आप समझ रहे होंगे। लाश को उस घर में रखकर यह तय हुआ कि हम 3 आदमी जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे। भोला के साथ लाश का पहरा देने के लिए एक आदमी साथ रहेगा। तो भोला बोला, मेरे साथ किसी के रहने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही रह लूंगा। लकड़ी लाने तुम चारों ही जाओ, काम जल्दी होगा और बोझ भी हल्का रहेगा। तो दल में से एक ने कहा, लेकिन सुना है कि शमशान में अकेले नहीं रहना चाहिए। तो भोला बोला, रख अपना किस्सा अपने पास, जा भाग, मेरे लिए मत सोच। भोला की हिम्मत कुछ ऐसी ही थी। उसके साहस की तारीफें करते हुए हम चारों कुल्हाड़ी लिए जंगल में जा घुसे। बड़े बड़े अर्जुन, शिरीष और बबुल के पेड़ों से जंगल भरा हुआ था। समय बर्बाद किए बगैर हम दनादन कुल्हाड़ी चलाने लगे। एक आदमी को जलाने के लिए कम से कम 3 मन लकड़ी लगती है। इतनी लकड़ी 4 आदमी मिलकर काटने पर भी फाड़ने में कम से कम 2 घंटे तो लगते ही है। 2 घंटे क्यों, कुछ अधिक ही लगे।
लकड़ी लेकर हम चारों लौट रहे थे। खुली जगह में आए और चांदनी में शमशान के घर को देखकर हम ठमक कर खड़े हो गए। ये क्या हुआ? देखता हूं तो घर में धाए धाए आग जल रही थी। लकड़ी वकड़ी फेंककर हम दौड़े। घर के पास आकर देखा कि रास्ते पर कोई औंधा पड़ा हुआ था। आदमी के बदन पर हाथ रखकर देखा कि वह बेहोश है, लकड़ी हो गया है। उठाकर देखा, दूसरा कोई नहीं, हमारा भोला है, बिल्कुल बेहोश है, मुंह से फेन निकल रहा था। भोला घर में से बाहर इस तरह क्यों पड़ा है? घर के अंदर धाए धाए आग क्यों चल रही है? ये मामला क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना डर लग रहा था, क्या बताऊं। हम घर की ओर दौड़े, जाकर देखा कि घुसा नहीं जा सकता था, रास्ता बंद है। दरवाजे के सामने मिट्टी की एक दीवार खड़ी है। दीवार गंगा की मिट्टी की है, कोई आदमी की ऊंचाई के बराबर होगी। कई अंगुल और होती तो चौखट तक पहुंच जाती। इतनी मिट्टी आई कहां से और लाया कौन? ऊपर से झांककर देखा, एक कोने में लकड़ी का ढेर है और आग धाए धाए जल रही है। पास की जिस खाट पर हम लाश लाए थे वह भी खाली पड़ी है। किसी तरह लुढ़क कर अंदर जा कोना कोना छान मारा। आग की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ज्यादा देर तक देखा नहीं जा सकता था। घर में मांस के जलने की गंध आ रही थी। वहां टिकना बहुत ही मुश्किल था। नाक पर कपड़ा रख भोला के पास लौट आया। जल्दी से उसे लाद कर नदी के किनारे जाकर पानी की छींटे लगाए। तब कहीं उसे होश आया। कुछ स्वस्थ होकर उसने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। तुम लोग तो लकड़ी लाने चले गए, मैं घर में बैठा बैठा न जाने कब सो गया। अचानक किसी चीज की आवाज सुनकर चौंक कर जाग पड़ा। आवाज धप जैसी थी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। चारों ओर अच्छी तरह से देखा, कहीं कुछ कोई नहीं दिखाई पड़ा। फिर भी सजग दृष्टि किए बैठा रहा। शायद थोड़ी सी झपक आ गई होगी। फिर सुना धप। इसके बाद थोड़ी देर तक धप धप आवाज होने लगी। हिम्मत बटोरकर उठ खड़ा हो गया। सोचा घूम घाम कर देखूं कि आवाज कहां से आ रही है। दरवाजे पर आकर देखा, यह क्या? दरवाजे पर किसी ने ढेर सी मिट्टी इकट्ठा कर दी थी। इरादा बुरा है, मुझे समझ से देर नहीं लगी। इरादा था दरवाजे को बंद करना। मिट्टी का ढेर लांघकर बाहर आया। चांदनी छिटक रही थी। नदी के किनारे की ओर देखा, एक काला लंबा चौड़ा आदमी, सिर पर लंबे लंबे बाल है, दोनों हाथों से मिट्टी ला रहा था। लगा आदमी जरूर पागल रहा होगा, नहीं तो ऐसी बेतुकी बात क्यों करने जाता। यह सोच के मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उसने मेरी ओर देखा। अरे बाप रे, कैसी आंखें थी, कैसी दृष्टि। आंखें नहीं, दो बड़े बड़े अंगारे थे और दृष्टि मनुष्य की नहीं, पशु की भी नहीं, बल्कि उन्मत्त प्रेत की कही जा सकती है। फिर जुल्फों को झटक कर इतनी जोर से चिल्लाया वो आदमी कि डर के मारे मेरे कलेजे का खून जम गया। चिल्लाते समय मैंने उसके दांतों को देखा था, ठीक भेड़िए के जैसे दांत थे। मैं जान बचाने के लिए वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। कुछ दूर जाते न जाते अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। इसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। इस विवरण को सुनकर हमें तनिक भी संदेह न रहा था कि भोला पिशाच के चंगुल में जा फंसा था, तकदीर के बल पर बच गया था। सुना है कि बदमाश प्रेतात्माओं को मुक्ति नहीं मिलती, उनकी शैतानी लगातार भयंकर हो जाती है। वाजिब मौका पाते ही वो मृतदेह में प्रवेश कर मनुष्य का रूप धारण कर सुनसान शमशान में रहते हैं और वे अशाकाहारी होते हैं, यानी शव ही उनका प्रधान भोजन होता है। कहते हैं कि खाते वक्त झुलस देने की ही रीति है। भोला की नानी की लाश के अंतर्धान होने का रहस्य अब हमारी समझ में आया। उस दिन की भयंकर परिणति की बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कहानी समाप्त कर नरेंद्र जी ने सिगार सुलगाया। श्रोतागण चुप बैठे रहे, कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो नरेंद्र जी बोले, चलो अब चला जाए, रात तो बहुत हो गई है। श्रोताओं में से एक ने कहा, लेकिन नरेंद्र दादा, ऐसी कहानी सुनाई कि अब रास्ते पर निकलने में डर लग रहा है। मान लीजिए अगर किसी प्रेतात्मा से मुलाकात हो जाए तो नरेंद्र जी ने हंसकर कहा, बाग पागल कहीं का, शहरों में ऐसा नहीं हुआ करता। चलो अब घर चले।